तो हेलो दोस्तों, आज हो गया 17 सितंबर 2025 और आज के वीडियो में हम देखते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड आज के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भी 16 सितंबर 2025 को कौन-सा दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब रहेगा, अभी 16 सितंबर 2025 को विश्व ओज़ोन दिवस मनाया गया है। अब ये ओज़ोन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो परत होती है ओज़ोन परत, उसको कुछ संरक्षण यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है, उनको ये रोकने का काम करता है। अब इससे क्या है कि पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह ऐसे जो तत्व होते हैं वो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे छोटे-छोटे छिद्र हो जाते हैं ओजोन परत में। तो उसके संरक्षण के लिए ये जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह दिन ओजोन परत के संरक्षण और उससे जुड़े मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है, जिस पर 1987 में हस्ताक्षर हुए थे। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो इसके बारे में हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन पर ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। पहला विश्व ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसका लक्ष्य क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाले विभिन्न रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को कम करना, जिससे पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी स्पॉन्सरशिप कौन बना है? तो अभी-अभी कुछ टाइम पहले भारत सरकार के द्वारा कुछ कंपनियों पे बैन लगाया गया था जो गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है उनके ऊपर। अब ड्रीम इलेवन जो है ये भी एक गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है। इसी के साथ ही साथ में जो इसका कॉन्ट्रैक्ट था, बैन के बाद में वो खत्म हो गया था। तो उसके बाद में अपोलो टायर बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर चुना गया है। अब इसके बारे में देखते हैं तो ड्रीम इलेवन की जगह अब अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का नया स्पॉन्सर जर्सी स्पॉन्सर बनाया गया है। कंपनी 2027 तक 3 साल के लिए अपोलो टायर्स बीसीसीआई को 579 करोड़ रुपए देगा। अभी किसे देगा? तो हर मैच के लिए 2027 तक जितने भी मैच होंगे, उनके पर मैच के अकॉर्डिंग 4.5 करोड़ रुपए अपोलो टायर्स की तरफ से दिए जाएंगे बीसीसीआई को। तो कुल 100 मैच होना है, उसके अकॉर्डिंग 579 करोड़ रुपए अपोलो टायर्स जो है बीसीसीआई को देगी। अपोलो टायर्स के बारे में हम देख लेते हैं तो अपोलो टायर्स लिमिटेड 1972 में स्थापित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय टायर निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ब्रांड की बात करते हैं तो मुख्य दो ब्रांड के साथ में कंपनी काम करती है, अपोलो और वेडेस्टिन। दो ब्रांड के साथ में ये कंपनी काम करती है। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो भारत के स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इसके ब्रांड एम्बेसडर है। कंपनी ने 2018 में सचिन तेंदुलकर को 5 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, बट वो अभी तक उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। आगे चल अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी के द्वारा 6G प्रोटोटाइप विकसित किया गया है? तो ये इंडियन आईआईटी जो है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बारे में हम देखते हैं। भारत को 6G के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है। आईआईटी हैदराबाद ने 7 हर्ट्ज बैंड में 6G प्रोटोकॉल का परीक्षण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह टेक्नोलॉजी 2030 तक रोल आउट कर दी जाएगी। मौजूदा 5G के मुकाबले ये काफ़ी तेज होगा। ये कम अभी आईआईटी हैदराबाद ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था, उसमें बताया कि इसका परीक्षण अभी-अभी सफल हुआ है। आगे चलते हैं। 6G टेक्नोलॉजी के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने एक लो पावर सिस्टम चिप डिजाइन किया है जो सिविलियन और डिफेंस यूज के लिए टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले का नाम बदला गया है? तो अभी-अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अलीराजपुर जिले का नाम बदल करके आलीराज कर दिया है। अभी ये क्यों हुआ है? तो इसकी मांग 2012 से चल रही थी। स्थानीय लोगों के द्वारा इस नाम को बदलने की मांग उठाई जा रही थी, जो कि अभी-अभी गृह मंत्रालय से सूचना के को मंजूरी मिलने के बाद में इसे कंप्लीट किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। अलीराजपुर जिला जो है 2008 में झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया था। जिले का नाम बदलने की प्रक्रिया ये क्या होती है? ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। जबकि अगर किसी राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन करना होता है तो वो संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला स्टेप जो होती है वो प्रस्ताव की पहल। यह पहल जिले के जनप्रतिनिधियों या जनता के द्वारा की जा सकती है और इसके लिए राज्य कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद में प्रस्ताव राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है। राज्यपाल के द्वारा फिर वहाँ से उस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय को भेजा जाता है, जो कि
अधिसूचना को मंजूरी देते हैं और गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद में ऑफिशियली अनाउंसमेंट करती है राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके। एक गजट पास किया जाता है और उस गजट प्रकाशन में बताया जाता है कि राज्य का नाम बदलकर अभी जो अलीराजपुर किया गया है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट सरकार ने किया है। देख लीजिए नोट में, किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के पास ये अधिकार है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, माय करियर एडवाइजर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये एप्लीकेशन जो है ये स्टूडेंट और उनके अभिभावकों को एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एक एआई आधारित एप्लीकेशन है। इसके बारे में देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने माय करियर एडवाइजर ऐप लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की मदद से विद्यार्थियों और अभिभावकों को सही करियर विकल्प चुनने में मार्गदर्शन दे देगा। इसमें लगभग 1500 से अधिक करियर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी महिला वनडे विश्व कप रैंकिंग में कौन टॉप पर रही है? तो अभी हाल ही के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें स्मृति मंदाना जो है वो टॉप पे रही है। इनके बारे में देखते हैं, भारतीय स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना वनडे में फिर से नंबर एक बल्लेबाज बन गई है। मंदाना ने पहली बार 2019 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी और अब 2025 में ये उनका दूसरा मौका है जब वे शीर्ष स्थान पर पहुंची है। अन्य खिलाड़ियों की बात करते हैं तो भारत की ओपनर कृतिका रावत, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 64 रन बनाए, 4 पायदान ऊपर चढ़कर 42वें स्थान पर वो आ गई है। और टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो हरलीन देओल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 54 रन बनाए थे, वो 43वें स्थान पर रही है। आगे चलते हैं, भारत की ओर से पहला वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड किसने जीता है? तो ये जीता है आनंद कुमार ने। ओके, ये प्रतियोगिता जो है चीन में आयोजित की जा रही है। ये इतिहास में पहली बार है जब भारत ने स्केटिंग वर्ल्ड में के चैंपियन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो यहाँ देखते हैं 22 साल के आनंद कुमार ने चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उन्होंने मेंस सीनियर 1000 मीटर स्प्रिंट इवेंट में पहला स्थान हासिल किया है। वेल कुमार ने 1 घंटा 24 मिनट 924 सेकंड ये फिनिश किया है लाइन को पार करके। इसके बाद में हम देखते हैं, इससे पहले जूनियर कैटेगरी में कृष शर्मा ने 1000 मीटर स्प्रिंट का गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह भारत इस चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत चुका है अभी तक। आगे चलते हैं, फीड वीमेंस ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है आर वैशाली ने जीता है। समरकंद में हुए फीड वीमेंस ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने जीत दर्ज कर ली है। फीड वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में क्वालिफाई कर लिया है। इन्होंने ये मैच जीता है, इसके बाद में ये क्वालिफाई हो गई है 2026 में जो होने वाला विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट है उसके लिए। इस जीत के लिए इन्हें इनामी राशि के तौर पर 90,000 अमेरिकी डॉलर दिया गया। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे यहीं फिनिश होते हैं। कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ में। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। थैंक यू।